वंदे मातरम। आदर्श शिक्षा समिति के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दिनांक 2 सितंबर 2021 कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान। भैया बहनों, इससे पूर्व में हम 11 वीडियो समझ चुके हैं। आज का हमारा वीडियो क्रमांक है 12। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। जैसा कि भैया बहनों हमारा शिक्षण बिंदु चल रहा था मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी कि मनुष्यों में किन सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग फैलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि एक संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को किस प्रकार से रोग ग्रसित कर सकता है, तो एक संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय यानी कि टीबी रोग, ये सामान्य संचरणीय रोग कहलाते हैं, यानी कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में होते हैं। जैसा कि भैया बहनों आपके सामने मैंने लिखा है संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार से रोक सकते हैं। उससे पूर्व में मैंने आपको इस रोगों की परिभाषा समझा दी थी, लेकिन हम पुनः स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग संचरणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हैजा, जो कि गंदे जल के संपर्क में आने से होता है, सामान्य जुकाम, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग, जिसे हम टीबी रोग के नाम से जानते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है और छींकने के द्वारा उसके शरीर में से हजारों रोग कारक कीटाणु वायुमंडल में फैल जाते हैं। ये रोग कारक वायरस वायु में तेजी से फैलते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। भैया बहनों, हमारे घर में भी हमने देखा होगा कि हमारे भोजन पर मक्खियाँ बैठती हैं। ये मक्खियाँ रोग कारक कीट हैं। सामान्य घरेलू मक्खी होती है, यह कूड़े और जंतु अपशिष्ट के ऊपर जाकर बैठती हैं। यह रोगाणु मक्खी के शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण करती हैं। रोगाणु का स्थानांतरण कहाँ करती है? क्योंकि वह मक्खी कहाँ बैठी हुई होती है? पूर्व में अपशिष्ट जंतु और कूड़े पर बैठी होती हैं, तो वहाँ से रोग लेकर या कीटाणु लेकर, रोगाणु को लेकर अपने शरीर पर साथ में आती है और हमारे घर में बिना ढके हुए भोजन पर बैठती हैं। तो वह रोगाणु को कहाँ छोड़ती हैं? भोजन पर छोड़ती हैं। और भोजन से जब हमारा भोजन जब उस कीट के संपर्क में आता है तो वह कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है। इसके बाद जो भी व्यक्ति ऐसा दूषित भोजन करता है वह बीमार पड़ने की संभावना उस व्यक्ति में बढ़ जाती है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें इससे बचने के लिए यह करना चाहिए कि छींकते व खांसते समय नाक व मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। नाक व मुंह पर रुमाल रखने से क्या होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब स्वस्थ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जिसे सामान्य सर्दी जुकाम से वह पीड़ित हैं वह छींकेगा तो छींकने के साथ ही उसके अंदर से हजारों रोगाणु शरीर से बाहर निकलेंगे और वह रोगाणु कहाँ फैलेंगे? वायुमंडल में। हमारी जो आसपास का वायु का क्षेत्र है वहाँ पर वो रोगाणु फैल जाएंगे और रोगाणु फैलेंगे, फिर स्वस्थ व्यक्ति उनके संपर्क में आएगा तो रोगाणु कहाँ जाएंगे? स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में जाएंगे और वह व्यक्ति भी रोगी हो जाएगा। इसलिए हमें छींकते व खांसते समय हमारे नाक व मुंह को किसी रुमाल से ढकना चाहिए। दूसरा उपाय यह हो सकता है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी रखी जाए। जो वायरस से फैलने वाले रोग होते हैं उनमें यह एक सावधानी रखी जाती है कि संक्रमित व्यक्ति होता है उससे एकांत में रखना चाहिए। जैसा कि अभी कोरोना वायरस में भी एक सामान्य उपाय के तौर पर हमने देखा
कि 2 गज की दूरी, यानी कि पीड़ित व्यक्ति से हमें 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए और हमें अपने बचाव के लिए हमेशा हाथों को धोते रहना चाहिए। देखिए, मैंने 2 बिंदु के रूप में यहाँ पर इस उपाय को लिखा है कि हम संचरणीय रोगों को फैलने से किस प्रकार से रोक सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि सामान्य रोग या यह संचरणीय रोग के वाहक जो मच्छर हैं यह फैले ही नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें यह करना चाहिए कि पानी को इकट्ठा ही नहीं होने देना चाहिए। पूर्व में भी हमारे गुरुजन या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि हमारे घर के आसपास हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। उसका क्या कारण था? उसका सीधा सा यही कारण था क्योंकि मच्छर जो होते हैं वह जल में पनपते हैं, और कैसे जल में? बहते जल में कभी भी मच्छर नहीं पनपेंगे। जो जल एक जगह पर स्थिर है उस जगह पर उस जल में मच्छर पनपेंगे। और कभी भी हमें अपने आसपास जल एक तो इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, प्लस वह जल रुकना नहीं चाहिए। अगर है जल तो वह रुकना नहीं चाहिए। हमारे घर में कूलर होता है, ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में हम उस कूलर का उपयोग करते हैं, और यदि हमने बिना उसे सुखाए या बिना पानी खाली किए ही उसे यूं ही रख दिया तो उस कूलर के पानी में क्या होगा? मच्छर पनपेंगे। घरों में आसपास हमारे पुराने टायर होते हैं या छत पर भी हमने कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हैं जिनमें पानी भर सकता है, बारिश का पानी भर सकता है। अभी वर्षा का मौसम चल रहा है तो पानी किसी न किसी वस्तु पर में छत पर इकट्ठा हो ही जाता है। तो हमें हमेशा कुछ पुराने मटके हो सकते हैं, कोई टायर हो सकते हैं, उन्हें इस प्रकार से रखना चाहिए कि उनमें पानी इकट्ठा नहीं हो। हमारे घर में कोई फूलदान है, उसमें हमने पानी दिया या पानी कहीं से आ गया, जैसे टूटा हुआ है, हमने छत पर रख दिया, तो वह उस पानी से भरना नहीं चाहिए, वर्षा के पानी से भरना नहीं चाहिए। भरा है तो हमें उसे तुरंत खाली कर देना चाहिए और उल्टा रखना चाहिए ताकि उसमें मच्छर नहीं पनपे। जल एकत्र नहीं होगा तो मच्छर भी नहीं पनपेंगे। अतः हमें हमारे आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए और शुष्क रखना चाहिए, जिससे कि हम मच्छर पैदा ही ना हो। मच्छर जैसे स्थान स्वच्छ होगा और शुष्क होगा, यानी कि सूखा होगा, तो हम मच्छरों के पैदा होने को रोक सकते हैं। अब भैया बहनों देखिए, मैंने यहाँ लिखा है 2 रोगों के नाम लिखे हैं, एक है मलेरिया और दूसरा है डेंगू। देखिए मैंने यहाँ पर 2 नाम भी लिखे हैं, मादा एनोफिलीज तथा मादा एडिस मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर ये मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी कि मलेरिया रोग जिस प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होता है उसका वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। दूसरा है मादा एडिस मच्छर, यह डेंगू रोग का वाहक है। भैया बहनों हमने पूर्व में भी समझा है, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है कि ऐसे संचरणीय रोग या जो स्वस्थ व्यक्ति से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग होते हैं, संचरणीय रोग, उनके बचाव के लिए हमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। अब हमारा टॉपिक चल रहा है कि संचरणीय रोगों को किस प्रकार से फैलने से रोकना चाहिए। तो अब हमने जैसे कि पढ़ा, मादा एनोफिलीज और एडिस मच्छर काटने से क्या होता है? मलेरिया और डेंगू रोग होते हैं। इनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? इनके बचाव के लिए हम यह कर सकते हैं कि पहली बात तो मच्छर पनपे ही ना हो। इसके लिए मैंने आपको 2 उपाय बताए कि हमारे घर के आसपास हम पानी इकट्ठा नहीं होने दें। दूसरा, पानी रुकना नहीं चाहिए, कूलर, टायर और फूलदानों में पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। चौथा है, अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ और शुष्क रखना चाहिए। यदि हमारे घर में मच्छर हैं तो हम मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। मच्छरदानी का उपयोग करने से हम एक तो मच्छरों के काटने से बचेंगे तो हमें रोग नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि उचित दूरी भी बनी रहेगी। आप देखिए, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मैंने यहाँ 8 रोगों के नाम लिखे हैं। पहला है क्षय रोग, जो कि जीवाणु के द्वारा फैलता है। दूसरा है खसरा, जो कि वायरस के द्वारा फैलता है।
तीसरा है चिकन पॉक्स, यह भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और चौथा है पोलियो रोग, यह भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये 4 रोग वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं और यह गंदे जल या वायु के द्वारा फैलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, हमें उबले हुए जल का उपयोग करना चाहिए और हम टीकाकरण पे जोर दे सकते हैं। पांचवा है हैजा, जो कि जीवाणु के द्वारा फैलता है, और टाइफाइड, ये भी जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यह भी दूषित जल का उपयोग करने से हो सकते हैं। इनके फैलने से रोकने के लिए हमें स्वच्छ जल का, उबले हुए जल का उपयोग करना चाहिए और अधिक समस्या होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और टीकाकरण करवा सकते हैं। अगला है हेपेटाइटिस ए, यह भी वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। और मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है, यह वायु के द्वारा फैलने वाले तथा दूषित जल के संपर्क में आने से होने वाले रोग हैं। यानी कि इन्हें फैलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना किसी माध्यम की यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। भैया बहनों, आपके अध्याय 2 में सारणी 2.1 दी है, जो कि मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। जगह के अभाव में यहाँ मैं पूरा लिख नहीं पाया, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुस्तक में सारणी 2.1 को अच्छे से पढ़ें और उसमें जो इन 8 रोगों के नाम लिखे हैं दूसरे कॉलम में, यह किसके द्वारा फैलने वाले रोग हैं, जैसे जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, ठीक है। और तीसरे कॉलम में लिखा है किसके माध्यम से फैलते हैं और चौथा इनको फैलने से कैसा रोका जा सकता है। इस प्रकार के 4 कॉलम में आपकी 8 रोगों के बारे में समझाया गया है। भैया बहनों, आपको यह मेरे टॉपिक समझाने के बाद में एक गृह कार्य दिया जाएगा, जो कि मेरे द्वारा वीडियो में समझाई गई बातों से संबंधित ही होगा। इसलिए आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें। आपको वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना और अपने विद्यालय का नाम लिखिए। धन्यवाद।